लेकिन आप लगातार 15 साल तक क्वेश्चन का जवाब देते रहे, मेहनत करते रहे उस चीज़ों को लेके कि हमें केबीसी पहुँचना ही है। हाँ, इंस्पिरेशन वहीं से मिला तो पापा जी से इंस्पिरेशन मिला, उनका अंदर भी एक कॉन्फिडेंस था मेरा बेटा तो अच्छा नॉलेज है, वो भी केबीसी में जा सकता है। तो मुझे लगा हाँ, जब वो लोग जा सकते, हम भी जा सकते हैं। जो अभी तैयारी कर रहे हैं केबीसी में जाने की, उनके लिए क्या राय होगा? वो कैसे इसका स्टडी करें? क्या फ़ोकस रहेगा उनके लिए? बिल्कुल, बिल्कुल। एस्पिरेंट बहुत हैं, झारखंड में भी बहुत एस्पिरेंट हैं। उनके सलाह दूँगा। कोई-कोई सोचता है जो मेरे को सक्सेस बस मैं अभी तैयारी करना शुरू कर दिया, हाँ, हाँ, अरे वो तो केबीसी में विप्लव विश्वास 1 करोड़ रुपए जीत गया, मैं भी अगले साल जाके जीत जाऊँगा। ऐसे नहीं होता है, आपको तैयारी करना पड़ेगा। हाँ, अगर इमीडिएट आप सक्सेस मिलना चाहते हैं, तो आप या तो 2 लाख जीतोगे, 3 लाख जीतोगे या 5 लाख जीतोगे क्योंकि केबीसी का सवाल बहुत टफ होता है। नमस्कार, जोहार, आप देख रहे हैं यंग भारत बिहार झारखंड और आज हम मिलने जा रहे हैं विप्लव विश्वास है। 15 साल की कड़ी मेहनत के बाद केबीसी पहुँचे हैं और 1 करोड़ इन्होंने जीता है और इनकी जर्नी के बारे में जानेंगे। आखिर एक आर्मी बैकग्राउंड एक बहुत कठिन होता है, उसके साथ भी इनकी तैयारियाँ केबीसी तक पहुँचने का क्या रहा, कैसे पहुँचे और किन परिस्थिति में रांची में रहे, इनका घर बंगाल है ऐसे, लेकिन रांची में ये रह रहे हैं। हम सबसे इन्हीं से पहले जुड़ते हैं। विप्लव जी, यंग भारत में जुड़ने के लिए आपको बहुत-बहुत बधाई और सबसे बड़ी बात केबीसी में आपने 1 करोड़ जीता, इसके लिए बहुत-बहुत बधाई। बताएँगे कैसा सफ़र रहा एक आर्मी का करियर, दूसरा केबीसी का 15 साल का लंबा अंतराल, आपने मेहनत किया और जिद ठाना कि हमें केबीसी पहुँचना है। इसको कैसे आप देख रहे हैं और इस ये जर्नी को आप कैसे देख रहे हैं? कैसे वहाँ तक पहुँचे? थैंक यू। सबसे पहले तो यंग भारत का टीम को धन्यवाद और पूरा रांची-वासी को धन्यवाद और झारखंड-वासी को तहे दिल से शुक्रिया। पहले तो बात ये कहना चाहूँगा आपने जो आर्मी कहा मैं आर्मी में एक्चुअली नहीं है, मैं सीआरपीएफ में है, सेंट्रल रिज़र्व पुलिस फ़ोर्स जो पूरा देश के आंतरिक सुरक्षा का ड्यूटी करता है। मैं ये बताना चाहूँगा मैं 1993 मतलब 1993 में मैं सीआरपीएफ में जॉइन किया और 32 साल मेरा सर्विस हो गया। और मैं ये अभी फ़िलहाल बीजापुर छत्तीसगढ़ में नक्सल जो है एंटी नक्सल ऑपरेशन के लिए जो हमारे जवान सारे लोग ड्यूटी है, वहीं पे मैं अपना यूनिट में हूँ। जहाँ तक आपने 15 साल का सफ़र बोला जी, जी, हाँ, वो सफ़र हाँ, वो बहुत इंटरेस्टिंग सफ़र है। आपको शायद पता होगा ये केबीसी अभी सिल्वर जुबली मना रहा है। ये 2000 में शुरू हुआ केबीसी और आज 2025 मतलब 25 साल इन्होंने पूरा कर दिया। तो मैं ये केबीसी सब 2000 में शुरू हुआ था। तब तो मैं यंग था, तब मैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम वगैरह भी तैयारी करता था और सारे करियर प्रोग्रेशन का भी तैयारी करता था। शुरू से ही मेरा अचीवमेंट अच्छा रहा, मैं जो जब सर्विस में घुसा था, तब ऑल इंडिया रैंक मेरा 3 आया था, 3rd। तो मेरा शुरू से ही जीके-फीके इसका ये बारे में बहुत अच्छा नॉलेज था। तो 2000 से लेके जब भी केबीसी होता था, मेरा फ़ादर साथ में थे और टीवी में हम बैठ के देखते थे। पिताजी के साथ बैठ के ऐसे ही बैठ के देखते थे और जो क्वेश्चन वगैरह आता था, तो मैं ऑलमोस्ट सब दे देता था। जैसे तो कंटेस्टेंट लाइफ़लाइन भी लेता है, तो कभी-कभी मेरे को लाइफ़लाइन भी ज़रूरत नहीं पड़ता था। तो मेरा पिताजी से इंस्पायरेशन मिला। उन्होंने बोला, "अरे तुम तो देखो वो लड़का जो है जाके इस क्वेश्चन में अटक रहा है, इस क्वेश्चन में अटक रहा है, लेकिन तुम तो इसको सबको जानते हो, तो तुम क्यों नहीं केबीसी में जाते हैं?" लेकिन आप लगातार 15 साल तक क्वेश्चन का जवाब देते रहे, मेहनत करते रहे उस चीज़ों को लेके कि हमें केबीसी पहुँचना ही है। हुँ। हाँ, इंस्पिरेशन वहीं से मिला तो पापा जी से इंस्पिरेशन मिला, उनका अंदर भी एक कॉन्फिडेंस था मेरा बेटा तो अच्छा नॉलेज है, वो भी केबीसी में जा सकता है। तो मुझे लगा हाँ, जब वो लोग जा सकते, हम भी जा सकते हैं। तो ऐसे-ऐसे तैयारी करते गए, लेकिन आपको शायद जानकारी होगा इसका प्रोसेस बहुत कोई स्टेज से पार करके जाना पड़ता है। जहाँ तक आपने 15 साल का सफ़र बोला जी, जी, हाँ, वो सफ़र हाँ, वो बहुत इंटरेस्टिंग सफ़र है। आपको शायद पता होगा ये केबीसी अभी सिल्वर जुबली मना रहा है। ये 2000 में शुरू हुआ। केबीसी और आज 2025 मतलब 25 साल इन्होंने पूरा कर दिया। तो मैं ये केबीसी सब 2000 में शुरू हुआ था। आपका बैकग्राउंड सब पूछे जाते हैं और क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद बीच में उसके बाद वो भी रैंडम सिलेक्शन होता है। जितना मान लीजिए आप 75 लाख में से 12,000 13,000 को आईबीआर कॉल आया। उसमें से भी रैंडम सिलेक्शन करके 2000 3000 लोगों को सिलेक्ट करता है। उसके बाद आपको कॉल आता है केबीसी टीम से जी, आप ग्राउंड ऑडिशन के लिए आप चुने गए हैं। इतना तारीख में आपका मुंबई में ग्राउंड ऑडिशन है, क्या आप आ सकते हैं? फिर
हाँ, बोलते हैं ठीक है जो आ सकता है, आ सकता है, नहीं आ सकता, नहीं आ सकता, अगर नहीं आ सकते तो वही काट के कर दिया जाता है। उसके बाद पूरा एड्रेस देता है आपको, कौन-सा जगह में होगा, कब होगा, कितने बजे से। तो उस वेन्यू में अपने खर्च में जाना पड़ता है और वहाँ जाके एंट्री होता है, आपको जो एक एसएमएस आता है उसको दिखा के एंट्री होता है और 20 क्वेश्चन होता है सर उसमें ओएमआर शीट में होता है और 20 जो है जीके का ऊपर क्वेश्चन होता है, ऑल सब्जेक्ट का होता है जैसे ज्योग्राफी, साइंस सब जैसे होता है ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम टाइप का और उसके कट ऑफ मार्क भी रहते हैं 17-18 टाइप का रहता है। तो जो 17 करेक्ट किया उनको रखा जाता है अगले राउंड के लिए और बाकी लोगों का वहीं से फिर घर वापस। टोटल कितने आदमी थे वहाँ अगर बात करें तो जहाँ पे आप थे, आपकी जहाँ पे चल रही थी एग्ज़ामिनेशन ही कह हाँ, सकते हैं हाँ, एक तरह से, हाँ। कितने लोग वहाँ पार्टिसिपेंट किए थे? वो एक-एक दिन में 1000 लोगों को बुलाते हैं। 1000 क्योंकि एक दिन में ज़्यादा लोगों को बुलाए मैनेज नहीं कर पाएँगे ना। तो 1000 लोगों में से जैसे हम 1000 लोग हैं, 1000 लोगों को बुलाते हैं तो 100-200 तो मिस हो जाता है। सपोज़ जो एग्ज़ैक्ट फैक्ट मैं बता रहा हूँ, 800 वहाँ प्रेज़ेंट होता है। फिर 800 का रिटन टेस्ट होता है, उसमें से मुश्किल से 100 या 120 मैं जब गया था, तो 1000 में से 120 के आस-पास था। वो जो है रिटन क्वालीफाई किया था। उसके बाद आपको फॉर्म भराया जाता है, 15 पेज का होता है वो फॉर्म। वो सारे लिखा रहता है मतलब जो क्वेश्चन पूछा जाता है उसमें आपको सिर्फ़ नीचे जवाब देना। उसमें आपको पूरा लाइफ़ हिस्ट्री उसमें लिखना पड़ता है। आपका मैरिज का इवन मैरिज के बारे में लिखना पड़ता है, लव मैरिज है कि अरेंज मैरिज है और किस स्थिति में मैरिज हुआ लव मैरिज हुआ तो कैसे हुआ, वो सब चीज़ पूरा आपको लिखना है। पूरा लिखना पड़ता है। आपका सर्विस के बारे में, आपका पिछले मतलब बैकग्राउंड किस बैकग्राउंड से आए हैं, केबीसी में क्यों आना चाहते हैं, कितना पैसा जीतना चाहते हैं, ये पैसा जीतोगे तो क्या करोगे? ये तो सबसे बड़ा सवाल अ, होता है। सारी डाटा उसमें भरा जाता है। तो आपने सीआरपीएफ की नौकरी के साथ इसको कैसे कंटिन्यू रखा? एक तो आपका तो जॉब एक अलग ही रहता है, डिफेंस का जॉब है और इसको कैसे कंटिन्यू रखा आप? यूँ कहे तो एक शब्द में जज़्बा और गोल। जो मेरा को एक गोल मैं फिक्स किया था, ये मुझे केबीसी में जाना ही है। कैसे भी, चाहे मेरे को 10 साल लगे, 15 साल लगे, 20 साल लगे, 30 साल क्यों ना लगे, मैं जब तक मेरा दिमाग चलेगा, तब तक मैं केबीसी के लिए ट्राई करूँगा। ये मेरा एक गोल था और जज़्बा ये था एक्चुअली हम लोग क्या करते हैं टफ ड्यूटी रहते हैं, ड्यूटी जब खत्म करके आके बहुत सारे लोग रेस्ट करते हैं या रील देखते हैं। आजकल तो रील का इतना ज़माना हो गया मैं देखते, मैं उससे दूर हूँ। मैं आज तक कोई रील देखा ही नहीं है किसी टाइप का, ना मेरा फ़ेसबुक आईडी है, ना इंस्टाग्राम है, ना कुछ है। उस टाइम में जो लोग आराम करते थे या रील देखते थे, मैं उस टाइम में पढ़ाई करता था, क्योंकि मेरा एक गोल तो था। पढ़ाई में आपने ऑनलाइन कोई मदद नहीं ली है अभी तक में? अगर केबीसी की बात करें तो किसी तरह कोई मदद नहीं हुआ? ऑनलाइन है ना, मदद आपने लिया? ऑनलाइन बिल्कुल, पहले क्या ज़माने थे मैं बताने जा रहा था। 4-5 साल पहले हम लोग पूरा किताब से पढ़ते थे, जैसे लूसेंट का किताब है, प्रतियोगिता दर्पण किताब है, वो हम मँगा-मँगा के पढ़ते थे। लेकिन पिछले 4 साल से यूट्यूब वाले बहुत आ गए। हुँ। हाँ, तो हम यूट्यूब में पढ़ते यूट्यूब में पढ़ने से फ़ायदा क्या है आपको, रेडी रेफरेंस सब मिल जाता है। आपको हर एक चीज़ में जैसे आप जियोग्राफ़ी का सब्जेक्ट आप जानना चाहते हैं, वहाँ यूट्यूब में सर्च कीजिए जियोग्राफ़ी आपको आ जाएगा। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में जानना चाहते हैं, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टाइप कीजिए, आपको आ जाएगा। तो एक अभी का ज़माने में यंग लोगों का भी बहुत फ़ायदा है इससे। मैं यूट्यूब से ही मैं पढ़ाई मतलब लास्ट 3-4 साल से मैं यूट्यूब और विकिपीडिया से पढ़ाई कर रहा हूँ। तो आपका कितने लोगों के साथ आपके साथ सिलेक्शन हुआ तो जो वहाँ तक पहुँचे केबीसी तक का सफ़र तक अगर बात करेंगे? हाँ, जैसे मैं आपको पहले ही बताया 120 लोग जो है रिटन क्वालीफाई किया था, उसमें से उसके बाद इंटरव्यू होता है। जैसे एसएससी, यूपीएससी का इंटरव्यू होता है, एक रूम में जाते हैं, पूरा वीडियोग्राफी होता है उसको, बाकायदा बैठाया जाता है, 3 बोर्ड मेंबर होता है, उनको आप बारी-बारी आपको क्वेश्चन पूछता है, आपका लाइफ के बारे में पूछता है, बीच-बीच में क्वेश्चन भी पूछते रहते हैं। तो वो जो अगर जो क्वालीफाई कर लेते हैं, उसके बाद जो है आपको एफएफएफ के लिए सिलेक्शन हो जाता है, फास्टेस्ट फिंगर हुँ। फास्ट। तो मेरा जो है जहाँ तक जानकारी मिला, अब किस-किस को बुलाया गया, किस-किस को नहीं उतना तो मुझे पता नहीं क्योंकि 1 हफ्ता में 10 को बुलाता है। तो अलग-अलग करके तो 120 में से मेरे ख़्याल से मेरा जहाँ तक जानकारी है 8 या 9 लोगों को बुलाया एफएफएफ के लिए, अलग-अलग टाइम में। मतलब मेरे साथ कि मेरा उस बैच में मैं अकेला ही था। जब बुलाया आप ऑफ़िस आवर में थे या घर में थे? अगर जब आपको कॉल आया होगा वहाँ से फर्स्ट फिंगर पास के लिए, टेस्ट के लिए, क्या उसमें क्या थे ऑफ़िस में थे या घर में? नहीं, बिल्कुल मैं जो है वो मेरा अच्छा किस्मत है, मैं छुट्टी पर ही था, जब एफएफएफ का कॉल आया क्योंकि अगर मैं ड्यूटी में रहता तो हो सकता है कभी मैं रिसीव नहीं कर पाता मिस कर जाते हैं। या छत्तीसगढ़ में नेटवर्क बहुत प्रॉब्लम है, जंगल एरिया में बहुत नेटवर्क प्रॉब्लम तो हो सकता मिस हो जाता। तो मैं ऐसे ही इस महीना में जो मैं ऐसे ही छुट्टी आया था, दिसंबर में मेरा छुट्टी बचा हुआ था, तो मेरा छुट्टी आया था मैं।
और अगर मैं ड्यूटी में रहता तो थोड़ा और दिक्कत इसीलिए होता क्योंकि छुट्टी फिर लेना, फिर वहाँ छत्तीसगढ़ से रांची आना, फिर मुंबई जाना, तो थोड़ा काफ़ी दिक्कत होता। हो सकता है मिस भी हो सकता है क्योंकि केबीसी इतना आपको इंतज़ार नहीं करते। आप अगर सही रिस्पॉन्स दिया, पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिया, आप बोला हाँ, मैं टाइमली पहुँच सकते, तो वो आपको एक्सेप्ट करेगा। अगर नहीं कर सकता तो दूसरे को दे देगा जो वेटिंग लिस्ट में है। तो मेरे लिए इस साल पूरा किस्मत रहा जो है, सब मेरा एकदम टाइमली साथ रहा। मैं छुट्टी पर ही था और कॉल आया जो आपको जो है इतना तारीख को आपको जो है जाना है। शूटिंग है इतना तारीख शुरू है, आप एफएफएफ के लिए सिलेक्ट हो गए। तो मेरा तो खुशी का ठिकाना ही नहीं, मैं 15 साल से इसी चीज़ के लिए इंतज़ार कर रहा हूँ। फिर पूछा मैं कब जाना है? बोला परसों ही आपका फ्लाइट है। ठीक है, आप डिटेल्स दे दीजिए, आपको फ्लाइट का टिकट दे दिया जाएगा। तो फिर जो है फ्लाइट का टिकट वगैरह दे दिया और बस वहाँ गया फिर अच्छा मतलब केबीसी अच्छा अरेंजमेंट करता है कैंडिडेट के लिए। नहीं, अगर फैमिली पे अगर आते हैं तो क्या पापा आपके इसी बैकग्राउंड से हैं, डिफेंस बैकग्राउंड से हैं या किसी और बैकग्राउंड से हैं? अगर हाँ, फैमिली पे बताएँगे तो? बिल्कुल, बिल्कुल, मैं बंगाल से हूँ और यूँ कहा जाए तो मैं क्या बोलूँ, मैं बहुत गरीब घर से हूँ। मेरा पिताजी एक फार्मर हैं, ठीक है? और बहुत बड़ा फार्मर नहीं, हम लोग छोटे ज़मीन कुछ है उसमें अपने खेती-बाड़ी करके मैं ज़िंदगी गुज़ारा और ऐसे पढ़ाई किया, लेकिन पढ़ाई में मैं अच्छा था इसीलिए मेरा पिताजी भी शायद मेरा साथ दिया। नहीं तो वो भी मेरा साथ बोलता मेरा साथ काम करने लग जाऊँ। लेकिन मैं पढ़ाई में अच्छा था तो मेरा पिताजी सोचा जी मेरा बेटा तो पढ़ाई में बहुत मैं हमेशा जो है 10th क्लास तक टॉपर रहा मैं क्लास में। तो मेरा पिताजी सोचा जी होनहार लड़का है इसको मैं वो काम उतना नहीं कराऊँगा। तो पिताजी जो भी अपना सैक्रिफ़ाइस करके मेरे को पढ़ाया और मुझे जॉब मिला और मैं देखिए इस पोज़ीशन में पहुँच गया और देख ही तो रहे हैं मेरा कोई लायबिलिटीज़ तो है ही नहीं है। एक अच्छा खासा मेरा ज़िंदगी गुज़रा है। नहीं, जब कॉल आया होगा तो कोई आपके बगल-अगल में थे? आपकी मिसेज होंगी या चाहे बेटी होंगी तो उन्हें आप बताया होगा तो वो क्या रिएक्शन हुआ होगा उस समय? नहीं, इस बारे में मैं थोड़ा बात करना चाहता हूँ, मैं थोड़ा हालाँकि भावुक भी हो जाऊँगा कि पता नहीं है। ये मेरी परिवार में अभी मेरी मम्मी है और मेरी बेटी है और मैं हूँ। मेरी वाइफ़ जो है 2021 में कोरोना का वजह से डेथ हो गया। यहीं पे इसी बेडरूम में जो है मतलब कार्डियक अटैक हुआ था। कोरोना हुआ था फिर एक और खुशी रहता है जब हाँ, बिल्कुल कोरोना हुआ था तो उनके ठीक भी हो गए थे, नेगेटिव भी आए थे। फिर रात में अचानक उसको कार्डियक अटैक हुआ तो डेथ हो गया था। ये आपको अप्रैल का घटना है और उसके बाद उसके 1 महीना बाद मेरा पिताजी भी बंगाल में उनका डेथ हो गया था। तो वो लोग नहीं है, वो लोग होने से तो बहुत ही वो खुशी एक अलग बहुत ही खुश उन जज़्बा वो लोग रहता होने है। से तो मैं लेके जाता साथ में। मेरे पापा को तो पक्का लेके जाते, जिनसे पापा इंस्पायर और होके वाइफ जाता को तो ज़रूर ले बिल्कुल, जाते हैं। दोनों ये लेके जाते हैं और बहुत ही खुशी होती है उनको। बेटी को ले गए थे। हुँ, नहीं बेटी को नहीं ले जा पाया था। अच्छा। इसका कारण है कि बेटी का अभी एग्ज़ाम चल रहा था। वो मास्टर डिग्री कर रहे हैं। तो बोला जी मैं उनको बोला चलो तो एक्चुअली सही किया, मुझे लगता है वो सही किया। अपना पहले करियर देखना चाहिए। लेकिन उनका थोड़ी पता था पापा 1 करोड़ जीत जाएँगे। उसको अगर पता होता जी पापा 1 करोड़ जीत जाएँगे तो ज़रूर जाते वो, ठीक है? तो जो भी किया उन्होंने मेरे साथ नहीं किया, बिल्कुल सही किया, उनका करियर देखा। तो ये भी एक खुदा ना खास्ता मैं देखिए मतलब ऊपर वाला का कनेक्शन है, क्या है? वो जा नहीं पाया, अमिताभ से मिल नहीं पाया, लेकिन अभी अमिताभ जी डिनर के लिए बुलाए हैं। उसमें तो ले तो ज़रूर हाँ, जाएँगे। हाँ, डिनर के लिए तो पूरा फैमिली को बुलाए, तो मम्मी को भी लेके जाएँगे और मेरी बेटी को भी लेके जाएँगे, अमिताभ जी से मिल लेंगे, तो ये भी नहीं, जब फर्स्ट सेट पे आप गए थे तो पहले से तो डिस्टेंस में होंगे? जब फर्स्ट फिंगर पास होता है खेलने वाला, तो वहाँ तक तो दिमाग में चल रहा हो कि हमें वहाँ पहुँचना है, हॉट सीट पे पहुँचना है। क्या चल रहा था वहाँ पे? कि जितनी जल्दी आए क्वेश्चन का जवाब दें और वहाँ पहुँचना है। कितने समय लगा था आपका अगर आंसर तो दिएँगे वो कितना समय था? बता रहा हूँ। ये एक पहले स्टूडियो होता है, स्टूडियो बड़ा-सा स्टूडियो एकदम, उनका जो वातावरण है ना, वो अलग ही है। लगता है हम कौन-सा दुनिया में आ गए, स्वर्ग में आ गए, ऐसा लगता है सच में। पहले क्योंकि दूर से तो लग रहे होंगे उम, कि अभी दूर है शायद हाँ, दूर है। नहीं अमिताभ जी उस टाइम नहीं आते हैं। अच्छा। पहले पूरा स्टूडियो में आपको घुसाते हैं, पूरा बैठाते हैं, जैसे इधर 5 उधर 5, 10 कैंडिडेट को एफ-एफ-एफ के लिए बिठाते हैं। फिर वो जो है चेक कराता है, ये मशीन सही चल रहा है कि नहीं चल रहा है। ऐसे नहीं आपको क्वेश्चन डाल दिया, आपको मशीन सही नहीं चल रहा है, चेक कराते हैं ताकि आप सैटिस्फाई हो। हुँ। मतलब केबीसी का तरफ से कोई गलती नहीं, आप जो उसको ब्लेम नहीं लगा सकते। चेक उसके बाद ऑडियंस पूरा बैठा देते हैं, फिर डायरेक्शन देता है, जैसे ऐसा किया, ऐसे करना, कभी जो भी डायरेक्शन दे देता है। उसके बाद जो है 10 मिनट बाद जो अमिताभ जी आता है, एंट्री करता है। और एंट्री करते तो पब्लिक इतना तालियाँ देते हैं और हम लोग भी खड़े हो जाते हैं और उसके बाद जब स्वागत करते हैं उसका जो आवाज़ है ना, वाक़ई उसमें जादू है।
तो वो सीट में बैठे रहते हैं, हम लोग दूर बैठे रहते हैं। ऐसे दिखता है बहुत नज़दीक, लेकिन ऐसे नज़दीक नहीं है, बहुत दूर है। मतलब कैमरा का ऐसे करके दिखाता है, उतना नज़दीक नहीं है, बहुत दूर है। तो हम लोगों का 3 एपिसोड दिया गया था 3 दिन के लिए। जैसे अभी मेरा 1 एपिसोड आएगा, डेढ़ एपिसोड मेरा आएगा। 3 दिन 10 कैंडिडेट के लिए 3 एपिसोड दिया गया था। तो मुझे पता था जी मुझे क्रैक करना तो पहले ही करना, और पहले क्रैक करने मैं अमिताभ जी का सामने जाके बैठना चाहता हूँ, क्योंकि इतना दूर से। और बहुत सारे आप देखे होंगे बोलते हैं जी ये जो ये फैसला है ना, वो हॉट सीट से लेके यहाँ तक, वो कुर्सी तक, वो बहुत दूरी होता है। ऐसे वो तय करने में लोगों का 15 साल 20 साल लग जाता है। मेरा भी 15 साल लग गया, ठीक है ना, हॉट सीट में पहुँचते। तो मैं सोचा जो मौका एक बार मिला मैं उसको क्रैक करूँगा। और 10 कैंडिडेट था, और फर्स्ट फिंगर का क्वेश्चन आया। मैं सबसे पहले 3 पॉइंट सम 3.4 ऐसे सेकंड में मैं एकदम कर दिया, और मेरा फर्स्ट नंबर आया, तो मेरा तो खुशी का ठिकाना नहीं। और अमिताभ जी बगल में तो थे। रिएक्शन क्या था जब आपने जवाब सही मिला तो एकदम सामने आए तो क्या रिएक्शन लगा? भावुक हुए उनको देख के कि खुशी का पल था, वो क्या पल था? नहीं, नहीं, एकदम खुशी का पल था। वो तो खुशी का पल ही है, हॉट सीट में जाना। और मेरा अब अंदर एक सामने कॉन्फिडेंस देखना, अमिताभ बच्चन को कॉन्फिडेंस में देखना। था, एक कॉन्फिडेंस भी था, मैं हॉट सीट जाऊँगा तो कुछ अचीव करूँगा। ऐसे खाली हाथ नहीं। तो मेरे को जब फर्स्ट फिंगर में हो गया ना, मेरे तो खुशी का ठिकाना नहीं, एकदम अमिताभ जी बगल में ही था। तो नॉर्मली क्या होता है आजकल, अमिताभ जी किसी से हाथ भी उतना नहीं मिलाता है, गले भी नहीं मिलता, क्योंकि डॉक्टर ने उसको मना किया। क्योंकि अभी ऐज हो गया ना, अगर मान लो किसका शरीर में क्या बीमारी है कि क्या है, कौन तो जाने? आपने कैसे कौन मना? जाने? तो मैं उनको बताया, सर मैं आपको हग कर सकता हूँ क्या? पहले ही पूछ लिया, ज़रूरी है? बोला हाँ, हाँ, एक बार क्या, आप 2 बार हग कीजिए मेरे को। तो 2 बार मेरे को गले लगाया, और फिर मैं खुशी से हाथ उठाया एकदम। और हमारे जो सीआरपीएफ का एक नारा है, सीआरपीएफ सदा अजय, भारत माता की जय। तो मैं एकदम बोला, तो फिर एकदम अमिताभ जी खुश हो गया एकदम। फिर उसके बाद जैसे बैठे थे, बोले आइए बैठिए। बातें मैं क्या-क्या हुई उनसे? अगर बहुत तो सवाल तो पूछते रहते, हम देखते, हम लोग भी देखते हैं तो बहुत सवाल पूछते, आपसे क्या-क्या पूछा गया? आपसे क्या बात बीच में हुई? हाँ, इनका एक फॉर्मेट होता है। मैं पहले बता देना चाहता हूँ, जो भी आप केबीसी में बोला जाता है, उनका एक फॉर्मेट है होता है। पहले-पहले आपको एक पॉइंट टू पॉइंट बताते हैं। ये अमिताभ जी ऐसे-ऐसे पूछ सकते हैं, ऐसे-ऐसे पूछ सकते हैं। पूछेंगे बोल के नहीं, पूछ पूछ सकते हैं। सकते हैं, फैमिली के ऐसे-ऐसे बारे पूछ में, सकते हैं, ऐसे जात पूछ के सकते बारे हैं। हाँ, में, हाँ। तो थोड़ा-सा पहले से एक आइडिया दिया जाता है। अच्छा। तो हम जब हॉट सीट में पूछे, तो फिर अमिताभ जी एज़ यूजुअल जैसे कि सबको पूछते हैं, आप कहाँ से आए, क्या है? आपके सारे जो बताएँ। तो उन्होंने पूछा, तो मैं सारे बताया, मैं सीआरपीएफ में हूँ, और वर्तमान में बीजापुर छत्तीसगढ़ में नक्सल एंटी नक्सल। तो उन्होंने एकदम ये हो गया, अरे आप देखिए इतना टफ ड्यूटी का। दूसरा बात सीआरपीएफ के बारे में भी बताया। सीआरपीएफ सिर्फ इंडिया का ही नहीं है, पूरा विश्व का सबसे बड़ा पैरामिलिट्री फोर्स है। तो उनको भी अच्छा लगा, अरे बताओ सबसे बड़ा पैरामिलिट्री फोर्स का बंदा हमारे यहाँ आए।